हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज़ के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बेहद ही खास है क्योंकि इसने ना ही देश को दो भागों में बांटा है बल्कि अब एक कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि क्या अब धर्म के आधार पर दंड दिया जा रहा है। एक सवाल ये भी उठता जा रहा है, क्या शुक्रवार पत्थरवार बनता जा रहा है। और इस विषय में आज हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री सुनील शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड नाउ न्यूज़ में। नमस्कार अंकित। सर, मुद्दा काफी गर्मा चुका है और शुक्रवार का जो जुम्मे की रात होती है, जुम्मे की जो नमाज होती है, उसमें पत्थर फेंके जाते हैं और शनिवार को घर तोड़े जाते हैं। इस पूरे सिलसिले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अंकित, बात एक है कि जब आप जहर की जब खेती करने लगते हैं या आप कहें कि आप शेर की जब आप सवारी करने लगते हैं तो फिर नतीजे यही होंगे। हुआ यह है कि पूरा देश जिस ढंग से धार्मिक आधार पे पोलराइज किया जा रहा है, कहते हैं मार्क्स ने एक बार कहा था कि धर्म अफीम होता है, पर अब यहां तो एक बात हो गई कि पूरा का पूरा देश इस अफीम के नशे के अंदर सरोबार हो गया है। लोग केवल रिलीजियस चश्मे के अलावा कोई चीजों को देखना ही नहीं चाहते। जब पूरा मुल्क ही रिलीजियस चश्मे सब देखने लग गया हो और बोलने वाले भी जितने भी लोग हैं वो बोलते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि वो करेक्ट बात बोले, केवल और केवल ये वो बात कही जाती है जो पॉलिटिकल करेक्ट हो। सच बात तो है कि इस पूरे देश को आज कबीर जैसे लोगों की जरूरत है जो लोगों को आईना दिखा सके। हिंदू को भी आईना दिखाए, मुसलमान को भी आईना दिखाए, सरकार को भी आईना दिखाए। बहुत आग लग चुकी। आप रोज शाम को आप टीवी डिबेट्स को आप देखेंगे, पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया केवल आग लगाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है अंकित, आपने इस सवाल पूछा तो कुछ ऐसा भी एक प्रयास किया जाना चाहिए कि इस देश की लगती हुई आग के ऊपर कदम कुछ लोग तो जैसे मुझ जैसे कुछ लोगों को तो पानी डालने का काम करना है उसके अंदर। तो यहां बात एक है कि इसमें किसी भी चीज पक्ष को बरी नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें जो पिछले 25 मई से जो चालू हुआ प्रकरण, उस प्रकरण को देखें तो एक भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसको बरी किया जा सकता हो। भले वो नूपुर शर्मा हो, तो नूपुर शर्मा की बात को जब आप बात करते हैं एनालाइज, तो आप कुछ उनके पक्षधर ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने जो बात कही वो कुरान में, हदीस में, मगर बात है कि अंदाज क्या था, बोलने का अंदाज क्या था। तो जो बोलने का जो उनका जो अंदाज था वो कहीं ना कहीं अपमानित करने का था, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे धर्म को अपमानित करने का था। अब यहाँ केवल नूपुर को ही आप इसमें केवल इसमें दोषी नहीं है, उसके अंदर दोषी वो तथाकथित मुल्ला मौलवी भी हैं जो शाम की डिबेट्स के अंदर जाके और इस उत्तेजना को बढ़ाते हैं। तो उसके अंदर दहलवी भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है, और केवल दहलवी और नूपुर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अंदर टाइम्स नाउ और उसके जो संपादक हैं वो नविका कुमार, वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। मगर उनके इन सब चीजों के बाद आप ये नहीं कि केवल यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं जिन्होंने इस देश को, इस मुद्दे को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। वो जुबेर भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर आप बात करें भारत के अंदर, भारत की डेमोक्रेसी के अंदर अपनी इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो भी गलत करता है उसको हम अपने सिस्टम के थ्रू दंडित कर सकते हैं। मगर जब आप कुवैत को उसके अंदर बीच में लाते हैं, आप कतर को उसके अंदर बीच में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गलत चीज हो जाती है और कहने वाले लोगों को ये बात कहने का मौका मिल जाता है कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंदर ये उन मुल्कों को भी बीच में ले आएंगे, उन मुल्कों को अपने पक्ष में ले आएंगे जिन मुल्कों का पक्ष में आना हिंदुस्तान के दीर्घकालीन हितों के खिलाफ है। अब आ जाइए इसके बाद अगर आप बात करें सरकार की, तो सरकार तो कहते हो, सरकार का तो अगर आप देखें तो सरकार टोटली सरकार यही चाहती है कि पोलराइजेशन हो। मगर अब इस पोलराइजेशन का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप सरकार उसमें दोषी है तो वो लोग निर्दोष हैं जो जुम्मे के दिन पत्थर लेके सड़कों पे आ जाते हैं। तो उन इमामों को भी आप एक्विटल नहीं दे सकते जिनकी मस्जिदों से लोग उनकी तकरीर सुन के बाहर निकलते हैं और पत्थर लेके निकलते हैं, तो वो भी दोषी हैं। वो इमामों को भी जवाबदेही होनी चाहिए, उन लोगों की भी जवाबदेही होनी चाहिए, उन मस्जिद कमेटियों के इंतजामिया की भी जवाबदेही होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिनसे कि उनको अगर वो इसके काबिल नहीं है, अगर उनमें कुव्वत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि उनके जो नमाजी हैं वो बाहर जाके पत्थर फेंकें,
तो ऐसी इंतजामिया बदली जानी बिल्कुल। चाहिए कुछ मगर अब देखिए इसमें मगर बात ये भी है, अब आप इसको आगे वाला पक्ष भी सुनिए कि जिस ढंग से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अंदर पत्थर फेंकने वालों का, मैंने भी आईपीसी पढ़ी, आई एम लॉ ग्रेजुएट, जी कहां ये लिखा हुआ है कि किसी ने अगर पत्थर फेंका है तो उसका घर तोड़ दिया जाए। विधि ने अपनी स्थापित प्रक्रिया रखी है, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा आप दंडित कीजिए लोगों को। अगर पत्थर फेंकने वाला कोई आदमी है तो उसको जो साल भर की, 6 महीने की, 1 महीने की, 2 महीने की जो भी सजा का प्रोविजन है वो आईपीसी और सीआरपीसी के तहत उसको सजा दीजिए आप। मगर जब आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, लोकतंत्र के अंदर, किसी भी लोकतंत्र के अंदर जब विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कोई काम किया जाने लग जाता है तो अच्छी तरह एक बात समझ लीजिएगा, तब वो जो पूरा लोकतंत्र है वो केवल एक बहुसंख्यकवाद का शिकार हो जाता है, वो एक मेजोरिटेरियनिज्म का शिकार हो जाता है, और फिर बहुसंख्यकों का जो इच्छा है उसके हिसाब से एक टाइनी डेवलप होती है, एक अत्याचार डेवलप होता है, और जिसको आप कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ, वो रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है। और लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ एक साथ चलते हैं। उस लोकतंत्र की आप कल्पना भी नहीं कर सकते जहां रूल ऑफ लॉ नहीं हो। अगर सरकार अपने बहुमत के दम के ऊपर अगर लोगों के जो घर तोड़ रही है, उसे भी आप एक बहुत ही, मैं तो आपको से बता रहा हूं, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस ढंग के इमेच्योर लोग गवर्नमेंट में हैं जो इस ढंग की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उनको ओवर पोलराइज करने के लिए इस ढंग का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिनके भी घर टूटते हैं, घर किसी का भी टूटे, और घर तोड़ते वक्त आप कंटेंशन क्या लेते हैं? आप कंटेंशन आप ये लेते हैं कि नक्शा पास नहीं था या इसके अंदर अवैध निर्माण था। तो मुझे आप ये बता दीजिए, पूरे देश के अंदर आप मुझे एक घर बता दीजिए जो कि हिंदुस्तान के अर्बन लॉस के हिसाब से तोड़ा नहीं जा सकता हो। क्योंकि कानून बनाए इसलिए आते हैं क्योंकि देश के अंदर जो भी अर्बन लॉस के कानून बनाए हैं वो केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के करप्शन के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप मुख्यमंत्रियों के घर को देखिए ना, मुख्यमंत्रियों के घर के भी जो रिसेप्शन वो सब सेटबैक्स में बने हुए हैं। अगर आप खुद प्रधानमंत्री का घर देखेंगे लोक कल्याण मार्ग में, तो वह भी सेटबैक्स के ऊपर है। तो बात एक है कि जो आपने कानून बनाए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस ढंग के कानूनी, बाकी जो दुनिया है उसके कानून होते हैं कि सेटबैक के लॉज होते हैं, और सेटबैक के विद इन द सेटबैक कोई भी कंस्ट्रक्शन वो वैलिड होता है। मगर क्योंकि यहाँ कानून बनाते हुए करप्शन बेसिक एक इशू होता है, तो हर घर को इस ढंग से लीगलिटी में एक उलझाया जा सकता है। और यहाँ इसी पेज को सरकार इस्तेमाल कर रही हैं, और सरकार का जो भी विरोधी है उसके घर तोड़ने का एक जो मुहिम चला दी है, मेरी राय में एक बहुत खतरनाक है। तो जहां पत्थर फेंकने वाले भी गुनहगार हैं, पत्थर फेंकने वालों को भी बरी नहीं कह सकता, उनका भी गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। मगर दूसरी तरफ अगर सरकार ये काम कर रही है तो उनका गुनाह भी बहुत भयंकर गुनाह है। गांधी ने इसीलिए बात बोली थी, गांधी ने इसीलिए अहिंसा की बात की थी आंदोलन के अंदर, क्योंकि जब जनता हिंसा पे उतर आती है तो जनता की जो हिंसा होती है वो तो असंगठित हिंसा होती है, और सरकार की संगठित हिंसा होती है। और संगठित हिंसा के सामने फिर जनता की असंगठित हिंसा किसी चीज का इलाज नहीं होती। तो गांधी ने इसीलिए हिंसा से दूर रहने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने सुनील जी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 10 या 20% लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि 10-20% इस मुद्दे को इतना लैमलाइट में लेके आ रहे हैं कि इंटरनेशनली चली गया, कुवैत को आना पड़ा इन सब चीज़ों के अंदर, और सारे ही जो अरेबिक कंट्रीज हैं अपना रिएक्शन दे रही है। कहीं ना कहीं इमेज इंडिया का खराब हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जितना भी जो कीचड़ आएगा इंडिया के ऊपर ही फैल रहा है। देखिए, मैं आपको इस चीज को यहाँ अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सबसे बड़ी जो समस्या आ गई है वो राष्ट्र प्रेम की है। कि दोनों ही जो पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष के जो कट्टरपंथी हैं, उनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, उन्हें भारत से प्रेम नहीं है। ना तो नुपुर शर्मा जैसे लोगों को भारत से प्रेम है, और ना जुबेर जैसे लोगों को भारत से प्रेम है। दोनों ही भारत के जो दीर्घकालिक जो हित हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। वो पहले उकसाया जाता है, फिर बोला जाता है, फिर उसको इंटरनेशनलाइज किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे इस देश का इंसान प्रभावित हो रहा है, पूरा देश प्रभावित हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, और देश के आने वाली जो नस्लें हैं, जो मुस्तकबिल में जो नस्लें आने वाली हैं, उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं तो आपको इसीलिए कह रहा हूँ, जवाबदेही टीवी चैनल्स की भी तय होनी चाहिए, जवाबदेही ये जो राइटिस्ट जो हैं, हिंदू जो राइटर्स हिंदू है उनकी भी होनी चाहिए, और कट्टरवादी जो ये मुल्ला मौलवी बैठाए जाते हैं उनकी भी होनी चाहिए। इनमें से एक भी इंसान
निर्दोष नहीं है, और अगर ये निर्दोष है तो फिर कौन दोषी है? फिर तो ये ईश्वर ही निर्णय करे। बिल्कुल। और बहुत सी चीजें ऐसी वायरल हो चुकी है कि मुद्दा इतना गर्मा चुका है कि अब शुक्रवार को लोग पत्थरवार की तरह पत्थरवार के लिए बोल रहे हैं कि भाई शुक्रवार अब पत्थरवार हो चुका है। कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है कम्युनिटी का, क्योंकि जुम्मे की रात जुम्मे की जो दिन होता है, जुम्मे की जो नमाज होती है, बहुत ही पाक नमाज कहा जाता है इसको पत्थरवार जैसी चीजों से जोड़ना, कहीं ना कहीं आप इस सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको खुद में बोला कि क्योंकि जुम्मा जो है वो इस्लाम के अंदर एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक डे है, एक आध्यात्मिक दिन है, अल्लाह से लो लगाने का दिन है। अगर आप पोलिटिसाइज अगर हो जाएगा, किसी भी कारण से अगर पोलिटिसाइज हो रहा है, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मुस्लिम समाज के भी जो भी लोग हैं, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनको भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने युवाओं को इस बात के लिए बिल्कुल ताकीद करें कि जुम्मा किसी भी ढंग की पॉलिटिकल एजुटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर इस चीज़ को भी अगर इंश्योर कर लिया जाए कि ये नहीं होगा, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो बिगाड़ है उसको रोका जा सकता है। मगर ये तो एक इमेच्योर लोगों की बात है। मगर यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, सरकार खुद भी अपराधियों जैसा ही एक्ट कर रही है। इंडिविजुअल्स का अपराध और सरकार के अपराध में कम सरकार स्टेट शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि स्टेट जो है वैसे एक ऑपरेसिव एपरेटस होता है, और अगर स्टेट इस ढंग से ऑपरेशन पे आ जाएगा, स्टेट अगर इस ढंग से अगर निरंकुशता पे आ जाएगा, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक बात हो जाएगी। और दूसरी बात, आपको इसको भी समझना पड़ेगा, लॉ जो है, जो दुनिया का कोई भी जो विधि होती है, विधि का जो बेसिक जो कानून है कि वो दंड और अपराध, उसका एक अनुपात होता है, उसका एक प्रोपोर्शन होता है। फूल तोड़ने की सजा या किसी के खेत से मक्का चुरा लेने की सजा वो नहीं हो सकती जो सजा किसी इंसान को मार देने पे होती है। तो अगर आपने सब दंडों की एक ही सजा कर दी, तो फिर तो ये तो अजीब सा एक हो गया। और इसका तो इतिहास के अंदर एक बड़ा सुंदर वाकया भी है। मैं एक यूनान की आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। यूनान के अंदर एक ड्रैको नाम के एक जूरिस्ट हुए हैं। कहते हैं ड्रैको को ये कहा गया कि आप कानून बनाइए हमारे लिए। तो ड्रैको जब कानून बनाने लगे, तो उन्होंने कानून बनाते वक्त पहले दंड लिख लिए और फिर सजा लिख ली। और सबसे दिलचस्प बात है कि सब अपराधों की सजा उन्होंने एक ही लिख दी, और वो था मृत्युदंड। जब मृत्युदंड लिखा, तो आप जैसा कोई आदमी उनके पास पहुंच गया और उसने कहा कि भाई बात एक है कि आपने ये छोटी अपराधों के लिए जो सजा मृत्युदंड रखा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो उसने कहा बिल्कुल ये उचित है, मृत्युदंड ही होना चाहिए था। तो फिर उनका जो बड़े जो अपराध हैं, फिर उनके लिए आप क्या सजा रखेंगे? बोले मेरी समस्या ये है कि इनके लिए मैं कोई अच्छी सजा ढूंढ ही नहीं पाया, इसलिए मुझे एक हल्की सजा देनी पड़ी, मृत्युदंड। तो बात एक है कि यही काम यहाँ हो रहा है कि हर चीज की सजा आप जब घर तोड़ने की दे रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसी स्टेट है, कैसी सरकारें हैं। और फिर अगर आपको घर तोड़ना ही है, चलिए आपने अगर ये भी मान लिया कि घर तोड़ना एक वो है, एक सजा या यही एक तरीका है, तो फिर आप सबके लिए सेम यार्ड स्टिक्स लेके आए, सबके लिए सेम एक आप यार्ड स्टिक लें, फिर आप नूपुर शर्मा का भी आप घर तोड़ दें, योगी जी को मामला सौंप दें कि भाई नूपुर का भी घर टूटना चाहिए, और उन दहलवी का, रहमान दहलवी का भी आप घर तोड़िए, ओवैसी का भी आप घर तोड़िए, नाविका का भी मत छोड़िए। तो जो भी लोग शाम को फिर डिबेट्स जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनमें से एक भी इंसान की घर नहीं बचेगा, सबके घर टूटेंगे। आप सबके घर तोड़िए, और फिर तो अगर घर ही तोड़ने की बात आएगी सांप्रदायिक आधार के ऊपर कि घर ही तोड़ना है, तो मुझे लगता है शासन के ऊपर बैठे हुए अधिकांश लोग हैं वो सब बेघर हो जाएंगे। बिल्कुल। एक बार तो हम मान लेते हैं कि सरकार एक मैसेज देना चाहती है, वो मैसेज ये देना चाहती है कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसको हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे, लेकिन सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप मानते हैं। आप इस पूरे एक्शन को किस तरीके से देखते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ये जताना चाह रही है कि हम इस पूरी सिचुएशन को स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं। आपकी क्या ओपिनियन? नहीं, देखिए बात है कि सरकार की मंशा, मैं तो हमेशा इस बारे में कहता हूँ, सरकार की मंशा, सरकार के हाथ पाक साफ नहीं है। सरकार की अगर इंटेंशन पाक साफ हो, तो ये मैं मानता हूँ ये एक ऐसा इशू था, एक बहुत ही एक स्मॉल इशू था जिसको रिजॉल्व किया जा सकता था। मैं सरकार का जो पाक मंशा नहीं है, कुछ प्रधानमंत्री ने आज तक इसके ऊपर वक्तव्य नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर को, जब पूरा देश जल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को आगे आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को खुद को इस बारे में बात कहनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को अपना वर्जन देना चाहिए था भाई मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। मैं मानता हूँ प्राइम मिनिस्टर अगर इस बारे में अगर आगे आते, वो अपनी बात कहते, तो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती थी, पहली बात। दूसरी बात है कि इस बारे में स्टेट
नए लेजिस्लेशन की जरूरत है। मैं मानता हूँ ये टीवी डिबेट्स हैं, इनको भी इसके लिए नया लेजिस्लेशन होना चाहिए। केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आत्यांतिक नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपकी भावनाएं, मेरी भावनाएं, उसके अंदर हर आदमी को होना चाहिए। देखिए बात यह है कि एमएफ हुसैन को भी आप इसके, जैसे एमएफ हुसैन की बात करें तो उन्होंने किया, उसको भी बरी नहीं ठहराया जा सकता, पर जो नूपुर जो कर रही है वो भी बरी के लायक नहीं है। तो इस ढंग के सभी लोग जो इस ढंग के एक्टिविटीज करते हैं, जो इस ढंग का इंस्टिगेशन करते हैं, शाम को आप टीवी चैनल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें दोनों पक्षों के लोग हैं, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। कहने भर के लिए वो अपने अपने धर्मों के अपने आप को गुरु बताते हैं, मगर सच बात है कि वो अपने खुद के धर्मों के भी सबसे बड़े दुश्मन है, इस देश के भी सबसे बड़े दुश्मन है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है। सुनील जी, क्या धर्म के आधार पर दंड दिया जा रहा है? वो जाहिर सी बात है, वो आपको दिख भी रहा है कि अगर आप ये फाइंड आउट करेंगे कि घर किन के तोड़े जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि जहांगीरपुरी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन भी दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके हो रहा है। यानी कोर्ट भी उसके वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि केवल बात एक है कि पोलराइजेशन, केवल आप पोलराइजेशन कीजिएगा और पोलराइजेशन के थ्रू आप इसको अचीव कीजिएगा। अब यहाँ बात एक है कि दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए जो जुम्मे के दिन हो रहा है वो भी, अगर ईमानदारी की बात है, वो भी जघन्य है। सड़कों को आप जंग का मैदान नहीं बनने देंगे, कोई भी सरकार नहीं बनने देगी। मगर यहाँ बात एक है कि उनको भी कम से कम उनके मुस्लिम समाज के लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए बिल्कुल एक कंसेंसस बनानी चाहिए, एक जनमत बनाना चाहिए अमंग द मुस्लिम्स कि किसी भी ढंग से जुम्मे को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। जुम्मा मीन इंसान और अल्लाह के बीच में लो लगाना। जमात में आप पढ़ते हैं, पढ़िएगा, अच्छी तकरीर कीजिएगा, देश की अमन और चैन के लिए दुआ कीजिएगा, मगर इसका मायना ये नहीं कि उसके बाद पत्थर लेके आप बाहर खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े होंगे तो वो भी वैसा अपराध है जैसा नूपुर शर्मा कर रही है। बिल्कुल। माहौल में, फिजा में बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है। सोशल मीडिया हम खोलते हैं तो उसमें नेगेटिव वायरल वीडियोस आ रहे हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इतना नेगेटिविटी लेके कहीं ना कहीं हम आने वाली जो पीढ़ी है उसको गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं। 100% बात है कि कोई हीलिंग टच वाले लोग नहीं है। मैं आपको यही बात मैंने अपनी बात शुरुआत की थी कि सब लोग केवल और केवल पावर ग्रैबिंग में आ गए हैं, केवल लालच पे आ गए हैं। कुछ लोग सत्ता में भागीदार बनना चाहते हैं, कुछ लोग जिनको नहीं मिली वो अब आगे सत्ता लेना चाहते हैं। सच बात बोलने वाले इस पूरे देश के अंदर, दुर्भाग्य है कि देश का कि सच बात बोलने वाले नहीं है। सच बात बोलने वालों की एक बहुत ज़्यादा कमी है। सच बात तो है कि जब तक सच बात बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, जो कबीर जैसे लोग नहीं होंगे, जो मुल्ला मौलवियों को भी उनका आईना दिखा सकें और जो लोग हिंदुओं को भी एक आईना दिखा सकें, आज सबसे ज़रूरत है आईना दिखाने वाले लोगों की। और दुर्भाग्य की बात है वो आईना दिखाने वाले लोग नहीं है। जब तक आईना दिखाने वाले लोग हजारों लाखों की संख्या में खड़े नहीं होंगे, वो हीलिंग टच नहीं आ सकता है। हमें दोनों पक्षों को हमें हीलिंग टच देने की बात होनी चाहिए। बहुत घाव दे दिए एक दूसरे को, बहुत हमने लोगों को, एक दूसरे के दिलों को हमने अब खरोंच दिया है, लहूलुहान कर दिया है। मैं इसीलिए बुल्ले शाह की बात से अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बुल्ले शाह कहते हैं कि मंदिर ढहा दे, मस्जिद ढहा दे, पर इंसान का दिल मत ढहा, क्योंकि उस दे विच रब रहता है, वहाँ भगवान का वह आसरा है, वहाँ भगवान रहते हैं। आप कुछ भी ढहा दीजिए मगर इंसानों का दिल मत ढहाइएगा। लोगों के जब घर ढहते हैं तो उनका कहीं ना कहीं भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर से भी विश्वास डगमगाता है। और अगर भारत की न्याय व्यवस्था पर अगर लोगों का विश्वास अगर डगमगा गया तो आप पक्का मान लीजिएगा, जैसी भारत की कल्पना हम करते हैं, एक सशक्त भारत की कल्पना करते हैं, एक महान भारत की कल्पना करते हैं, वो भारत की वो कल्पना कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से बस यही लोगों को कहना चाहूँगा कि कम आउट, आप बाहर निकलिएगा, ट्रुथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, पॉलिटिकली करेक्ट बोलने की बात मत करिएगा। दोनों पक्षों को फटकार, दोनों पक्षों को जब तक आप आईना नहीं दिखाएंगे तब तक वैसा भारत नहीं बन सकता जिस भारत के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बहुत खूबसूरत आपके विचार है और पॉजिटिव नोट के साथ हम हमारे दर्शकों से विदा लेते हैं। तो दोस्तों, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। आपके दर्शकों से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए वर्ल्ड नाउ न्यूज़।